तो ट्राइंगल्स में सबसे पहले जो बेसिक आइडिया हम लेते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होगा कि आपके पास, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि तीनों एंगल बराबर होंगे तो ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक ट्राइंगल ये हो गया, शेप जो है सेम रहनी चाहिए बस। ठीक है, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा ट्राइंगल ऐसा बना सकते हो जिसकी शेप कैसी हो, ऐसी ही जैसी शेप इसकी है। ठीक है, मतलब तीनों एंगल कैसे हों, बराबर। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शेप कैसी हो, सेम। पहली चीज ये, हम बाकी चीजें में देखेंगे कि प्रूव कैसे करना है मैथमेटिकली। अभी सिर्फ थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं। शेप होगी सेम, ठीक है, साइज में भी डिफरेंट। साइज में भी डिफरेंट, सेम भी हो सकता है। मे बी डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, सेम भी हो सकता है, साइज में भी डिफरेंट। अब अगर हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं कि अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अब देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। पहला, कि जो शेप है वो भी कैसी होगी, सेम। और यहाँ पे साइज भी कैसा होगा, सेम। मतलब अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह का, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दूसरे ट्रायंगल को भी सेम होना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू शेप एंड साइज। मतलब लेंथ्स भी दोनों, ये तीनों जो होंगी इसकी साइड्स, उनकी लेंथ भी कैसी होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, और एंगल तो बराबर होंगे ही शेप को सेम होने के लिए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपके पास दो कंडीशंस हैं, और सिमिलर ट्रायंगल में आपके पास एक ही कंडीशन है, जो कि किसकी है, शेप की कंडीशन। तो अब इसमें शेप वाली कंडीशन में आपको पता है पहले से ही कि अगर आपके पास दो एंगल बराबर हो गए, क्योंकि पता है सम क्या होता है, 180 होता है, तो दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा तो वैसे ही बराबर होना है। तो अगर दो एंगल बराबर हो गए ट्रायंगल के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते थे, सिमिलर। ठीक है, तो शेप क्या हो जाती थी, सेम। लेकिन साइज कैसा हो सकता था, डिफरेंट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल से लेके देखते हैं, उससे समझ में आएगा कि कितना आपको आया है। ठीक है, एक मैं छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे, कि अगर हम ऐसा कहें कि अब देखो, बात ट्राइंगल्स की नहीं हो सकती, बात किसी की भी हो सकती है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा। अगर आप सर्कल्स की बात करो या स्क्वायर्स की बात करो, सिमिलर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आपके पास जो स्क्वायर्स रहेंगे, जितने भी सारे स्क्वायर्स हैं, उनकी सबकी शेप सेम ही होती है, क्योंकि सब एंगल 90 90 90 होते हैं। ठीक है, तो आप उस तरह से बात करोगे तो बेसिक कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू दी सिमिलैरिटी सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी सेम रहेगा, चाहे वो ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो या सर्कल हो या कुछ भी हो। ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूं यहाँ पे, तो अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हो, ऑल स्क्वायर्स आर। अब आप बताओगे, पहले मैं लिख दूंगा दो तीन, उसके बाद आप आंसर करोगे। सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, दूसरा स्टेटमेंट, ऑल सर्कल्स आर। तीसरा स्टेटमेंट, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर
सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अब आपको बस यही बताना है कि जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये सिमिलर होंगे या फिर कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे जितने भी सारे स्क्वायर्स हैं वो सारे सिमिलर होंगे, शेप सेम है, लेकिन साइज या लेंथ सेम नहीं है ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो क्या होंगे? सिमिलर। सिमिलरली सर्कल्स क्या होगा? सिमिलर होंगे, सभी क्या होंगे? सर्कल ही होंगे विद डिफरेंट रेडियस। रेडियस सेम हो जाता तो कॉन्ग्रेंट। और ये सेम लॉजिक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के लिए भी, सभी का एंगल कितना? 60 डिग्री। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। अगर लेंथ सेम हो जाती तो कैसे हो जाते? कॉन्ग्रेंट हो जाते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि सिमिलरिटी का हम लोग यूज करेंगे। और वो कहाँ यूज करने वाले हैं? ट्राइंगल के अंदर। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, कंडीशन है उनकी दो। एक कंडीशन अभी देखी हमने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पहला। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा था कॉरस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio, are in same ratio। इसको हम बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो या तो ऊपर वाली कंडीशन हो जाए या नीचे वाली कंडीशन हो जाए, दोनों ही केस में हम प्रूव कर पाएंगे कि जो ट्राइंगल्स है वो कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो पहली थ्योरम है हमारी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio। तो देखो, जो स्टेटमेंट है, पहले तो जो उसका मीनिंग है वो देख लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको प्रूफ। तो एक लाइन है जो कि पैरेलल है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास जो ट्राइंगल था ए बी सी, ये ट्राइंगल है हमारे पास, और हमने क्या ड्रॉ किया है? डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, दिस इज गिवन इन दी थ्योरम। डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। तो बेसिकली जो हमको प्रूव करना है कि वो क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल। मतलब ये जो ए डी होगा डिवाइड बाई बी डी हैज टू बी सेम एज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो इसको प्रूव करने के लिए वी विल यूज बेसिक ज्योमेट्री और जो बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे किया है कि बी ई और सी डी को ज्वाइन कर दिया है, ताकि हमारे पास ये जो बी डी वाला एक ट्राइंगल मिल जाए और ई सी वाला एक ट्राइंगल मिल जाए जिसमें ये रेशियोज आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे देखो फायदा क्या होने वाला है? डी ई और बी सी दोनों पैरेलल लाइन हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि जब आपके पास सेम बेस हो और ट्राइंगल लाई कर रहा हो बिटवीन टू हाँ, तो पैरेलल लाइंस, एरिया तो इक्वल उनके, आएगी। हाँ बिल्कुल सही, उनके एरियाज हो जाएंगे इक्वल। तो जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, वो एक कंस्ट्रक्शन ये है कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम डी टू ए ई, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू ए डी। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एक, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एक। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, एम एन। ठीक है, पी क्यू या जो मन करे आपका उसको नाम दे दो। अब इसके बाद पहली चीज तो ये है कि आपको ये चीज पता है कि जो एरिया होने वाले हैं जो इक्वल होंगे, वो ये एक तो ये वाले हो गए कि एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला? बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई खत्म। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये है कि जो बी डी ई है, ठीक है, तो जो बी डी ई का जो एरिया है वो क्या होने वाला है? देखो, हाफ इनटू, ठीक है, बी डी ई। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप किसको बेस लेते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर बी डी को बेस लोगे, बी इंटू डी। ठीक है, अच्छा, अगर बी डी को बेस लोगे तो आपको ये पता है कि जो ऑल्टीट्यूड होगा बी डी पे
इस वर्टेक्स से वो क्या है, बीडी पे एक्सटेंड करने पा रहा है, वो एनई है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, हाफ इंटू डीई सी। अब जो डीई सी जो आपके पास ट्राइंगल बना है, ठीक है, अब एक तो हो जाएगा ईसी, ये हो जाएगा बेस। अब ईसी बेस लिया है तो डी से परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा डीएम, ये हो जाएगा आपके पास डी एम। ठीक है, अब यहां से ये दोनों इक्वल आ गए हमारे पास, पहली एक सिचुएशन ये आ गई है। अब यहाँ पे हमको बी डी और ई सी तो इसमें चाहिए, लेकिन एन ई और डी एम नहीं चाहिए। ठीक है, तो उनको हमको हटाना है, तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, अगेन जो हमने यहाँ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे हैं, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, खुद का एरिया खुद के बराबर। ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। अब जो एरिया लिखेंगे वो अलग अलग तरह से लिखेंगे। एक बार बेस आपने ए डी लिया, ठीक है, और एक बार बेस आपने ए डी लिया तो ऑल्टीट्यूड एन ई हो जाएगा, तो हाफ इंटू ए डी इंटू एन ई, हाफ इंटू, अब एक बार यहाँ पे बेस आप ए ई लोगे, ठीक है, और यहाँ पे बेस अगर आपने ए ई लिया और फिर ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, डी एम, ए ई इंटू डी एम, ये आ गया इक्वेशन 2। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो एन ई खत्म, हाफ हाफ खत्म, आपके पास क्या आ गया, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई सी अपॉन ए ई। तो ये जो प्रूव करना था और ये जो है दोनों सेम ही, आप रेसिप्रोकल कर दोगे, यू विल रीच एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो बस हमें याद क्या रखना है कि अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है किसी एक लाइन के और उनको इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू लाइंस को, तो ये जो रेशियो बनेगा ए डी बाई ए ई, ए डी बाई बी डी विल बी सेम एज ए ई बाई ई सी। तो अब आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट थ्योरम में, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। अब ये जो लास्ट वाली थ्योरम हमने कवर की है उसी का उल्टा है। ठीक है, उसमें हमको उल्टा प्रूफ करना था कि अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम होंगे। यहाँ पे पूछा हुआ है रेशियो सेम है, प्रूव दैट द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो मतलब दोनों ही तरह से ये थ्योरम करेक्ट है। तो पहला हमने प्रूव कर लिया है, तो लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस वन। तो सबसे पहले तो उसको करने के लिए हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, जैसे लास्ट वाले थ्योरम में हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, कैसा भी आप ट्राइंगल कर लो ड्रॉ। अब रेशियो सेम है, अब सेम कहानी हम मानते हैं सारी। यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, और आपने कोई एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको हमने डी और ई माना। ठीक है, अब जो गिवन है वो ये है कि ये जो कहानी है हमारे पास ए डी बाई बी डी इज सेम एज ए ई बाई ई सी, ये गिवन है। और टू प्रूफ क्या है, प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब ये जो गिवन है ना, इसका हम उठाते हैं फायदा। कैसे, कि सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। मान लिया हमने ये चीज, ठीक है, पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई दुनिया में लाइन रही होगी जो डी से पास करोगे, ठीक है, और ई को यहाँ पे मान लो किसी पॉइंट पे ए सी को इंटरसेक्ट करेगी, वो पैरेलल होगी। ठीक है, let D is not parallel to BC, then draw a line DE dash parallel to BC। ठीक है, intersecting AC at E dash। ठीक है, वो नहीं लिखा है,
पर हम फिगर में करेंगे शो। ऐसा मान लो कोई ई डैश पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम पर आप क्या लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखोगे, ठीक है। जब आप रीजन दोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, यू विल राइट द कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि प्रीवियस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता एग्जाम में, है ना। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्लियरली AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये मान लो 1, ये मान लो 2। अब क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2 AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC डैश, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अब यहां से हमको प्रूफ तो पता है क्या करना है कि E डैश को A को कोइंसाइड करवाना है, दोनों बराबर ही हैं। तो अगर आप दोनों साइड यहाँ पे 1 ऐड कर दें तो ये देखो यहाँ क्या आ गया, EC प्लस AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश E डैश C अपॉन E डैश C। EC प्लस AE ये कितना हो गया, AC हो गया, AC बाई EC, ये भी AC हो गया, AE डैश और E डैश C। यहां से क्या आ गया, EC इक्वल टू E डैश C। और ये पॉइंट E और E डैश एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, जिसपे AC वाला, जो AC वाली लाइन है, ठीक है। तो इट क्लियरली इंप्लाइज E एंड E डैश coincides. It implies that DE is parallel to BC। क्यों, क्योंकि DE डैश किसके पैरेलल था, BC के। E और E डैश सेम ही पॉइंट है, सो इट इंप्लाइज DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो यहां से इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली, मतलब AB को D पे और AC को E पे, और एंड इज पैरेलल टू BC, तो मतलब जो DE जो लाइन है ये BC के पैरेलल है। तो एकदम सेम स्टेटमेंट है जो भी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम में पढ़ा है। लेकिन थ्योरम में क्या था, AD अपॉन BD था, AE अपॉन EC था, लेकिन हमें यहाँ क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AD अपॉन AB इज सेम एज AC अपॉन AE अपॉन AC। तो उसी थ्योरम की हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि पूरी स्टेटमेंट ही थ्योरम की है, तो यहां से हम एक चीज तो कह ही सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो सबसे पहली चीज AD अपॉन DB या BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, पहली बात ये। अब देखो यहाँ पे AB चाहिए हमको। अब याद करो पिछले वाले उसमें थ्योरम में हमने +1 करके उनको दोनों को बराबर कर दिया था, तो +1 करके हमारे पास AD, इससे उस वाले क्वेश्चन में हमारे पास AE प्लस EC बन के AC बन रहा था। ऐसे अब हमें यहाँ पे AB बनाना है, लेकिन अगर हम यहाँ पे +1 कर देंगे तो नीचे BD बच जाएगा। BD का कोई नामो निशान यहाँ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब BD हमें गायब करना है, EC भी यहाँ नहीं है तो EC भी गायब करना है। तो एक्चुअली इसको हम यहाँ क्या कर सकते हैं, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब AD और AE हमें चाहिए, वो बिल्कुल आ रहा है। अब हम यहाँ पे +1 कर सकते हैं, तो अब +1 कर दोगे तो AD प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। AD प्लस DB कितना हो गया, AB हो गया, यही चाहिए हमें, डिवाइड बाई AD। और यहाँ क्या हो गया, AC अपॉन AE। दोबारा रेसिप्रोकल कर दोगे तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो हमको ध्यान देनी है वो ये है
कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री है तो आपको इसका भी हेल्प लेनी पड़ेगी कि अगर इन दोनों को ऐड किया तो ए बी बन जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो एडी बन जाएगा, मतलब इस तरह की चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। तो आप हम ये सब क्वेश्चंस इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो यही तरीका है ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहो ये सारी चीजों में, ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक है, ये थ्योरम की हेल्प से तो यू विल बी एबल टू सॉल्व जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनको आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, सो विल मीट अप अगेन, सो टिल देन ऑल ऑफ यू बाय बाय एंड टेक केयर।